चैप्टर 110। अब आगे। वशिष्ठ मेंशन से निकलने के बाद भी अन्वी के दिमाग में विराज की बातें गूंज रही थी। कार चलाते हुए उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन मन अंश और सोना पर अटका था। अंश मान जाएगा क्या, ये सवाल बार बार दिल को खींच रहा था। अंश का घर बिल्कुल वैसा ही था। अन्वी ने गहरी सांस लेकर बेल बजाई। दरवाजा खुलने में ज्यादा समय नहीं लगा। अंश, हाथ में कॉफी का मग, हल्की सी दाढ़ी, आंखों के नीचे थकान के निशान। उसे देखकर अन्वी का दिल पिघल गया। दी, तू इतनी सुबह? अंश ने हल्का सा भान उठाया। अन्वी मुस्कुराई। तुझसे मिलने आई हूँ। क्या अपनी बहन को अंदर बुलाएगा? अंश हंस पड़ा और साइड हो गया। आ जाओ। अन्वी अंदर आई। अंश सोफे पर बैठ गया। वह जानता था अन्वी बिना वजह इतनी सुबह नहीं आती। अन्वी उसके पास बैठी। 2 सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, पापा तुमसे मिलना चाहते थे। अंश का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने मग मेज पर रख दिया। फिर से वही बात। अन्वी ने सिर हिलाया। हाँ, वही बात, लेकिन इस बार बहुत ईमानदारी से कहूंगी। सोना को कुछ दिन वशिष्ठ मेंशन ले आओ। अंश ने एक लंबी सांस छोड़ी। थोड़ी झुंझलाहट, थोड़ी थकान। दी, ये इतना आसान नहीं है। अन्वी धीरे से बोली, आसान नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन असंभव भी नहीं है। अंश उसकी बात नहीं काट रहा था, बस सुन रहा था। अंश की उंगलियां अन्वी के हाथ में थी, और उसके हाथ से उठती हल्की हल्की गर्माहट अंश के मन की ठंडक को पिघला रही थी। अन्वी ने धीरे पर पूरी सच्चाई से कहा, देख, पापा ने बहुत मिस किया है सोना को। वह उसकी बेटी है, अंश। वो सोना से दूर रहकर खुश नहीं है। अंश का चेहरा थोड़ा झुक गया। वह जानता था विराज की कुछ बातें गुस्से वाली होती हैं, पर जब बात सोना की हो, उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज दिखती है, टूटा हुआ पितृत्व। अन्वी ने उसकी उंगलियों को और कसकर पकड़ा। इतने सालों बाद वो उन्हें मिली है, फिर भी ना वो उन्हें पहचान पा रही है, ना अपना पा रही है। अंश की सांसें भारी हो गईं। वह जानता था कि ये दर्द सिर्फ पापा का नहीं, सोना का भी उतना ही है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अंश बोला, दी, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर सोना वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाई तो? यह उसका डर था, सोना की नाजुक मानसिक स्थिति का डर, उसकी मुस्कान के पीछे छिपी संवेदनशीलता का डर, और सबसे ज्यादा उसे फिर टूटते देखने का डर। अन्वी ने उसकी बात पूरी होने भी नहीं दी। इसीलिए तो पापा चाहते हैं कि तुम भी सोना के साथ कुछ दिन वहीं रहो। अंश ने चेहरा उठाकर अपनी दीदी की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो, सच में, क्या मैं रह पाऊंगा वहां? क्या ये सही होगा? उसी पल पीछे से किसी के कदमों की आहट हुई। सोफे के पीछे से निया हाथ में तौलिया और गीले बालों के साथ प्रकट हुई। चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान। ओहो अन्वी, ये भी आएगा? नेहा ने मजाकिया अंदाज में कहा। अंश को आंखें दिखाकर बोली, वरना इसके बिना सोना सोती थोड़ी है। अंश तुरंत तुनक कर बोला, अरे माँ, ऐसी बात नहीं है। नेहा ने तुरंत उसकी बात काट दी। हट, मैं तेरी माँ हूँ, सब पता है मुझे। अन्वी मुस्कुरा गई। उसके चेहरे पर एक राहत थी। अंश अब अकेला नहीं था, उसके साथ उसका पूरा परिवार उसके फैसले में खड़ा था। अन्वी खड़ी हुई, दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, तो फिर तय रहा, कल से तुम सोना के साथ वशिष्ठ मेंशन में रहोगे। अंश कुछ कहना चाहता था, शायद ठीक है, या सोच लूंगा, पर उससे पहले ही नेहा बोल पड़ी, बस बस, कोई बहाना नहीं, मैं सोना का बैग पैक कर दूंगी। अंश चुप हो गया। कभी कभी बड़ों की बातों के आगे छोटा भाई सिर्फ मुस्कुराकर सिर झुका देता है। आज वही हुआ। अन्वी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। धीमा, आश्वस्तिपूर्ण दबाव। तू अकेला नहीं है, अंश, हम सब हैं। अंश की आंखें आखिरकार नर्म पड़ गईं। वह धीरे से बोला, ठीक है दी, और उस ठीक है में डर भी था, उम्मीद भी, और सोना के लिए एक गहरा अनकहा वादा भी। वहीं दूसरी ओर हल्दी के बाद मेहंदी संगीत फेरों का दौर इतना खूबसूरत था कि पूरा रावल मेंशन रोशनी से भर गया। कारण आशी सिद्धि से मिले। आशी सिद्धि के गले लगी, तुम इस घर में प्यार भर दोगी। करण बोला, और सास भागने वाला नहीं है अब, हम पकड़कर बैठाएंगे। सब हंसे। डांस मस्ती शुरू हो गई। कुछ देर बाद फेरों की रस्म शुरू हुई। फेरे शुरू हुए। सिद्धि के आंसुओं को देखकर सास उसके कान में बोला, अगर डर रही हो तो मेरा हाथ और कसकर पकड़ लेना। सिद्धि ने सच में उसका हाथ कस लिया। सास मुस्कुराया। उसके लिए बस यही काफी था। रात के लगभग 12 बजे थे। फेरों की पवित्र अग्नि अभी अभी शांत हुई थी और मंत्रों की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी।
रावल मेंशन का पूरा गार्डन सुनहरी लाइटों और ताजे गेंदा मोगरे की खुशबू से महक रहा था। मुख्य द्वार पर नाज अपने दोनों हाथों में थाल लिए खड़ी थी। थाल में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूलों की पंखुड़ियां और एक दिया। उसके चेहरे पर वही नाजुक लेकिन शाही मुस्कान थी जो केवल अपनी प्यारी बहू के स्वागत के लिए ही निकलती थी। सास और सिद्धि हाथ पकड़े हुए दरवाजे की सीढ़ियों पर आ खड़े हुए। सास की नजर पूरी रात की थकान के बावजूद सिर्फ सिद्धि पर थी। और सिद्धि, उसकी आंखें तो सचमुच भर आई थीं। जैसे ही सिद्धि ने रावल मेंशन के मेन गेट को देखा, वो घर जहां उसने कभी अजनबी की तरह कदम रखा था, आज वो उसी घर की बहू, उसी परिवार का हिस्सा बनकर प्रवेश कर रही थी। नाज ने आगे बढ़कर उसके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया और बोली, स्वागत है रावल घर की बहू, हमारी सिद्धि। सिद्धि की पलकों पर आंसू झिलमिला उठे। रिद्धि और अनवी दूर खड़े उसे भावुक होकर देख रहे थे। निया, अक्ष, अंशी और बाकी कजन्स तालियां बजाने लगे। वहीं अंशी ने खुशी से सारांश की तरफ देखा। उम्मीद थी कि वो आज कुछ तो बोलेगा, पर वो फिर अपने फोन की तरफ मुड़ गया जैसे कोई जरूरी क्लाइंट कॉल हो। अंशी के चेहरे की मुस्कान हल्की सी ढह गई। सोना ने मासूमियत से पंखुड़ियां हवा में उछाली। निया ने प्यार से कहा, देखो सोना, ये तुम्हारी नई सिद्धि भाभी है। सोना ने अपनी गोल आंखें झपकाईं और सास सिद्धि को देख मुस्कुराई। अंश का चेहरा अनायास नर्म पड़ गया। नाज ने थाल घुमाए, सिद्धि के दाहिने पैर के नीचे चावल की लौटा रखी और धीमे से बोली, अब इस घर में तुम्हारा पहला कदम खुशियों का पहला कदम हो। सास ने सिद्धि का हाथ और कसकर पकड़ लिया जैसे कह रहा हो, मैं यही हूँ, हर कदम पर। सिद्धि ने आंसू पोंछते हुए हल्की मुस्कान दी। उसके दिल में एक अलग ही एहसास भर गया था, डर भी, अपनापन भी, और एक अनकही उम्मीद भी। आशी, करण, वेद, देविका, देवनत्तु, सब मुस्कुराते हुए सामने आ खड़े हुए। चौधरी परिवार के अनवर ने मजाक में कहा, सिद्धि भाभी, अब आप ऑफिशियली हमारी भी जिम्मेदारी हैं। आशी ने सास को छेड़ते हुए कहा, अब संभालिए अपनी शाई सी बीवी को, बहुत नाजुक है। सास ने मुस्कुराते हुए सिद्धि का झुका हुआ चेहरा देखा और बस एक शब्द फुसफुसाया, जरूर मासी माँ। चैप्टर 111। अब आगे। सास की शादी की हलचल अब धीरे धीरे शांत हो चुकी थी। फेरी लाइट्स की चमक बस कुछ गूंज की तरह रह गई थी और भीड़ से भरे आंगन में अब सिर्फ खामोशी थी। शादी के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में लौट चुके थे, पर अंशी के मन में एक ही चेहरा घूम रहा था, शैलजा, और उससे भी ज्यादा सारांश। अंदर का बेचैन विचार उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वो जानती थी कि डैड ने मना किया था, पर उससे ज्यादा वो भी जानती थी कि अगर किसी को खतरा था तो सारांश को सबसे पहले पता होना चाहिए। रात लगभग 12 बज रहे थे जब अंशी ने धीरे से लॉन के रास्ते से निकलकर पीछे वाले पोर्च पर कदम रखा। सर्द हवा गालों पर लग रही थी, पर उसके अंदर जो बेचैनी थी, उसे किसी तापमान से फर्क नहीं पड़ता। उसने फोन निकाला, कुछ सेकंड हिचकिचाई, फिर सारांश को कॉल कर दिया। सारांश जो फेरे होते ही अपने घर जा चुका था। सामने से नींद भरी लेकिन चिंतित आवाज आई, हेलो अंशी, तुम ठीक हो? इतनी रात को हम मिल सकते हैं? अंशी ने बीच में ही पूछ लिया। उसकी आवाज में वो बेचैनी थी जिसने सारांश को तुरंत गंभीर कर दिया। उसे लगा कहीं शैलजा ने उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। हाँ, 5 मिनट में नीचे आ रहा हूँ। कहाँ हो तुम? हाँ। कुछ देर बाद सड़क के किनारे हल्की पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे सारांश खड़ा था। जैसे ही उसने अंशी को देखा, उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी। क्या हुआ, तुम रोई हो? उसने तुरंत पास आकर उसके कंधे को पकड़कर पूछा। अंशी ने गहरी सांस ली। मैं ठीक हूँ, बस मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सारांश ने सिर हिलाया। ओके, बोलो। अंशी कुछ पल चुप रही, जैसे अपने शब्दों को चुन रही हो, क्योंकि ये बात सिर्फ एक सूचना नहीं थी, ये एक खतरा थी। फिर उसने धीरे से कहा, सारांश, तुम्हारी सामने वाली पड़ोसन शैलजा। सारांश ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अंशी ने आगे कहा, वो नॉर्मल नहीं है। अंशी की आवाज धीमी थी, लेकिन कांपती हुई। सारांश ठहर गया। मतलब? अंशी ने कांपती सांस लेते हुए सारी हिम्मत जुटाई। शैलजा कोई आम औरत नहीं है, सारांश। वो, पुलिस के अनुसार, माफिया चलाती थी, मुंबई में, और अभी वो हरियाणा में है, इसी नाम से, इसी पहचान में। सारांश कुछ पल पत्थर की तरह खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हैरानी, डर और अविश्वास सब एक साथ उभर आए। यही तो सबसे खतरनाक बात है, अंशी लगभग फुसफुसाए। वो खुद को बहुत अच्छे से छुपाती है। मेरे डैड। उसकी आवाज टूट गई।
मेरे डैड उसे ढूंढ रहे हैं। उसे पकड़ने का ऑर्डर है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो तुम्हारे फ्लैट के ठीक सामने रहती है। सारांश का गला सूख गया। उसने एक कदम पीछे लिया। सारांश एक गहरी सांस ले बोला, आज से मुझसे और उसे दोनों से दूर रहना। पेड़ों के बीच से आती हल्की हवा भी उस रात की खामोशी को तोड़ नहीं पा रही थी। अंशी की आंखों में अभी भी डर और उलझन साफ थी, जबकि सारांश का चेहरा अचानक किसी अजीब फैसले से कठोर पड़ चुका था। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद सारांश ने गहरी सांस लेकर कहा, अंशी, आज से तुम मुझसे और शैलजा दोनों से दूर रहना। अंशी ने पलकें झपकाईं। उसका दिल एकदम से धक से रह गया। क्या मतलब क्या है इसका, सारांश? उसकी आवाज में हैरानी भी थी, चोट भी। सारांश ने नजरें फेर ली। चेहरा तना हुआ था, जैसे किसी ऐसी बात से जूझ रहा हो जिसे वो बताना नहीं चाहता। जो कहा है वही समझो। उसकी आवाज मुश्किल से स्थिर थी। अंशी ने एक कदम करीब जाकर कहा, तुम मुझे दूर क्यों कर रहे हो? मैंने तो सिर्फ तुम्हें बताना चाहा कि शैलजा, मुझे पता है शैलजा कौन है। सारांश ने धीमे लेकिन बेहद ठंडे स्वर में कहा। अंशी ठिठक गई, जैसे किसी ने अचानक उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसकी आंखें फैल गईं। तुम जानते थे? शब्द उसके गले में अटकने लगे। सारांश ने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक पल को उसकी उंगलियां कसकर मुट्ठी में बदल गईं, जैसे वो अपने अंदर किसी सच्चाई को बंद किए बैठा हो। अंशी का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। तुम जानते थे, सारांश, कि वो कौन है? और तुमने मुझे कभी बताया नहीं। सारांश ने आखिरकार उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी थीं, बोझिल, जैसे किसी भारी रहस्य से भरी हों। अंशी, तुम जितना सोच रही हो, उससे कहीं ज्यादा जटिल है ये सब। उसने धीमी आवाज में कहा। अंशी ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, तुम इतने हैरान क्यों थे जब मैंने बताया? तुमने यूं रिएक्ट क्यों किया जैसे जैसे तुम नहीं चाहते थे कि मैं ये सच जानूं? सारांश ने होंठ भींच लिए। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम तक ये बात पहुंचेगी। उसने सच जैसा लगने वाला झूठ बोला। और मैं नहीं चाहता था कि तुम इस सब में उलझो। अंशी को पहली बार लगा कि सारांश उससे कुछ छुपा रहा है। कुछ बड़ा, कुछ खतरनाक, कुछ ऐसा जिसे वो उससे बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन तुम मुझे अचानक दूर क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज अब थोड़ी कांप रही थी। सारांश ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लीं। क्योंकि ये जरूरी है। तुम्हारी और मेरे दोनों की सुरक्षा के लिए। अंशी के अंदर एक सुई सी चुभ गई। तुम मुझसे दूर होने की बात क्यों कर रहे हो? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने शैलजा के बारे में पूछ लिया? सारांश के चेहरे का भाव एक पल को बदल गया। कठिनाई से, जैसे कोई सच उसे अंदर से मार रहा हो। लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। अंशी, बस मैं नहीं चाहता कि तुम मुसीबत में पड़ो। और अगर तुम मेरे करीब रहोगी, तो तुम भी इस खेल में फंस जाओगी। अंशी ने धीरे से पूछा, कौन सा खेल, सारांश? सारांश चुप रहा। उसके बोलने की जगह उसकी चुप्पी ने सब कह दिया। अंशी का दिल डूब गया। उसने एक कदम पीछे लिया। तुम पहले से सब जानते थे, और फिर भी मुझे उससे बात करने दिया। सारांश ने जैसे खुद को जबरदस्ती स्थिर रखते हुए कहा, अब और कुछ मत पूछो। बस दूर रहो, मेरे लिए और अपने लिए। अंशी की आंखों में नमी भर आई। सारांश की आंखें भी गहरी हो गईं, लेकिन वो जाने के लिए मुड़ गया। अंशी ने हल्की, टूटती हुई आवाज में पूछा, सारांश, तुम किससे लड़ रहे हो? और मैं, क्या तुम्हारी कमजोरी बन गई हूं? सारांश रुक गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने सिर्फ इतना कहा, कमजोरी नहीं, टारगेट। सारांश ने खुद से कहा, टारगेट हो तुम शैलजा का। और वह अंधेरे में चलता हुआ दूर होता गया। अंशी वहीं खड़ी रह गई, दर्द और शक के बीच घिरी हुई। और आसमान की ओर उठी स्ट्रीट लाइट की फीकी रोशनी में उसे ऐसा लगा जैसे कोई तीसरा व्यक्ति अभी भी उन्हें देख रहा था, कहीं पास ही। चैप्टर 112। अब आगे। रावल मेंशन के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर उनका कमरा फूलों की हल्की हल्की खुशबू से भरा था। गुलाब की पंखुड़ियां कमरे के फर्श पर एक रास्ता बना रही थीं, जो सीधे उस किंग साइज बेड तक जाता था, जहां सिर्फ दो बातें शिकायत कर रही थीं, शर्मीली शांति और धड़कते दिलों की आवाज। सिद्धि ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसका दिल एक पल को रुक गया। कमरा बहुत खूबसूरती से सजा था। मध्यम सुनहरी रोशनी, फीकी गुलाबी पर्दे, और हवा में वनीला की हल्की खुशबू। वो धीरे से दरवाजे के पास खड़ी हो गई, हाथ अपने लहंगे की पल्लू को पकड़े हुए। आज पूरी रात की थकान के बावजूद उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद सास कमरे में आया।
शेरवानी बदलकर एक हल्की व्हाइट कुर्ता पायजामा पहना हुआ। जैसे ही उसने सिद्धि को देखा, उसी शर्मीली मुद्रा में, उसी झुकी पलकें, उसी थरथराती उंगलियां, उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। सिद्धि का दिल और तेज धड़कने लगा। साज उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया, इतना पास कि सिद्धि को उसकी सांसें महसूस होने लगी। साज ने धीरे से कहा, इतना डर क्यों रही हो? मैं वही हूँ, तुम्हारा साज, आज भी और हमेशा। सिद्धि ने नजरें झुका ली। उसकी पलकों पर हल्का हल्का नमापन था। साज उसे लेकर बैठे। उसने ट्रे से पानी का ग्लास उठाकर उसके सामने रखा। पहले पानी पी लो। पूरी शादी में एक पल भी नहीं बैठी तुम। सिद्धि हल्का सा हंस पड़ी। उसकी घबराहट थोड़ी कम हो गई। साज ने उसका दुपट्टा सही किया, जो उसके सिर से बार बार फिसल रहा था। तुम्हें पता है, साज ने कहा, आज जब तुम फेरे ले रही थी, मेरे मन में बस यही था कि ये लड़की मेरी जिंदगी की सबसे सही चॉइस है। सिद्धि का गला भर आया। कोई उसे इतना खूबसूरत शब्दों में पहली बार समझ रहा था। उसकी आंखें भर आई, लेकिन वो तो इस प्यार के पीछे अपना बदला लिए बैठी थी, बिना ये जाने कि यह सच्चा है भी या नहीं। सास ने उसका हाथ थामा और बहुत धीरे से उसे अपने करीब खींचा। कमरे की खामोशी में सिर्फ दो सांसों की आवाजें थीं। सिद्धि, हमारा रिश्ता जबरदस्ती से शुरू नहीं हुआ है। तुम मेरी पार्टनर हो, मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी पसंद हो तुम। सिद्धि की पलकों से एक हल्का सा आंसू गिरा। सास ने उसे अंगूठे से पोंछते हुए कहा, रुलाना नहीं चाहता था। सिद्धि ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और धीमे से बोली, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं सच में इस घर की बहू हूँ। सास ने उसके माथे पर हल्की सी किस रखी, धैर्य से भरी, आदर से भरी, मोहब्बत से भरी। दोनों धीरे धीरे बातों में खोए, कभी हंसते, कभी पुरानी बातें शेयर करते, लेकिन सीधी अपने दिल में गहरे राज और बदले की भावना को दबाए बैठी थी। जिंदल मेंशन की लाइट्स दूर से ही किसी महल जैसा नजारा दे रही थी। सीढ़ियों पर ताजे फूलों की महक फैली थी और अंदर हॉल चमचमाते क्रिस्टल के झूमरों से रोशन था। हर मेहमान के चेहरे पर वही मुस्कान थी। दो दिलों का मिलन आखिरकार होने जा रहा था। देविका का एंट्री। ऊपर की सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरती हुई देविका किसी चांदनी की तरह लग रही थी। उसने हल्के पेस्टल कलर का लहंगा पहना था, जिस पर मोतियों की कड़ाई ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने सितारे सी दिए हों। उसका हर कदम नाजुक, हर मुस्कुराहट गहरी। उसकी आंखें वेद को ढूंढ रही थीं, और उसके दिल की धड़कनें आज उसके गले तक महसूस हो रही थीं। नत्तू दूर से अपनी बेटी को देख रही थी। उनकी आंखों में गर्व तो था ही, पर सबसे ज्यादा था सुकून। हॉल के दूसरे छोर से वेद अंदर आया, क्रीम कलर की शेरवानी में, स्मार्ट, क्लासी और बिल्कुल वैसा जैसा देविका ने हमेशा अपने दूल्हे के रूप में इमेजिन किया था। वेद की निगाह देविका पर पड़ते ही पल भर को वो रुक गया, जैसे वक्त थम गया हो। वेद मन में, कितनी खूबसूरत लग रही हो, आज सच में मेरी लग रही हो। वो मुस्कुराया, धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ा। दोनों परिवार पास आए। देव ने नत्तू का हाथ पकड़ा और धीमे से बोला, देखा नत्तू, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। नत्तू मुस्कुराई, पर अपनी अकड़ नहीं छोड़ी। हाँ हाँ, अब शुरू मत हो जाओ, मुझे रुलाओगे क्या? पूरा माहौल हंसी से भर गया। विराज वेद के पीछे खड़े थे, गर्व से भरे हुए। उन्हें आज सच में लगा, उन्होंने अपने बेटे के दिल की बात समझने में देर कर दी थी। देविका ने कांपते हाथों से रिंग उठाए। वेद ने उसका हाथ थाम लिया, हल्का, गर्म, भरोसे से भरा, जैसे कह रहा हो, अब कभी मत डरना, मैं हूँ। देविका ने मुस्कुराते हुए रिंग वेद की उंगली में डाल दी। हॉल तालियों से गूंज उठा। वेद रिंग लेकर देविका की उंगली तक आया, पर उसे पकड़ने की बजाय उसने उसका हाथ चूम लिया। देविका की सांसें अटक गईं। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। फिर वेद ने धीरे से रिंग पहनाए। एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे की आंखों में जाकर बस जाना चाहा, जैसे दोनों कह रहे हों, आज हम सच में एक दूसरे के हो गए। की आंखें नम थी, पर दिल खुश। देव का चेहरा संतोष से दमक रहा था। विराज ने वेद को हक किया। मैं खुश हूँ बेटे, बहुत खुश। म्यूजिक शुरू हुआ। वेद ने देविका का हाथ पकड़ा। चलो, अब तो एंगेज्ड हो चुकी हो, एक डांस बनता है। देविका शर्मा कर मुस्कुराए। वीट, सब देख रहे हैं। वेद फुसफुसाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूँ। दोनों हल्की धुन पर झूमने लगे, और पूरा हॉल फिर तालियों से भर उठा। अन्वी शुभ का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले आई।
अन्वी का जोश हमेशा की तरह हाई था और शुभ हमेशा की तरह कंफ्यूज्ड सा। अन्वी, शुभ, फॉलो माई स्टेप्स, ओके, मिस मत करना। शुभ धीमे से, मिस, तुम तो, अन्वी ने उसे घूरा, शुभ चुप। फिर दोनों ने नर्म सी धुन पर डांस शुरू किया। अन्वी घूमती, शुभ उसे पकड़कर बैलेंस करता, जैसे दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे हों। पूरी फैमिली चीयर कर उठी। सास ने सिद्धि का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, कम ऑन, लेट्स शो देम रियल कपल गोल्स। सिद्धि ने शर्माकर उसकी बाह पकड़ी। दोनों का डांस एलिगेंट, सिंक में और बेहद प्यारा था। स्टेज पर चारों तरफ तालियां गूंज रही थीं। अन्वी ने चिल्लाकर कहा, सच, स्लो, ये कोई कंपटीशन नहीं है। सास हंस पड़ा। इतने में सोना ने अंश की शर्ट पकड़कर खींचा। हीरो, मुझे भी ऐसे गोल गोल घुमाओ ना। अंश चौंक गया, अरे बाबा, घुमाने से पहले बैलेंस सीख। लेकिन सोना उसे खींचकर सीधे स्टेज पर ले आई। स्टेज पर आते ही उसने अपना एक हाथ अंश की उंगली में फंसा लिया और बोली, बस ऐसे पकड़े रहना, गिरने मत देना। अंश मुस्कुराया, झुककर बोला, तुम गिरती हो तो मैं पकड़ लूंगा, पर मैं गिर गया तो। सोना की बड़ी बड़ी आंखें फैल गईं। वो बोली, मेरा हीरो स्ट्रांग है। फिर अंश ने बहुत धीरे धीरे उसे गोल घुमाया, और हर बार जब सोना थोड़ा सा लड़खड़ाती, अंश तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता।